हमारे लिए देवता समान होते हैं, इसलिए आज का यह अवसर हमारे लिए गर्व का विषय है कि इतने माननीय अतिथि हमारे बीच पधारे हैं। हमारे माननीय अतिथि को स्वागत करके हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। श्री अश्विनी वैष्णव जी, हम गर्व महसूस करते हैं कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और आज हमारे बीच पधारे। आपका अनुभव और दृष्टिकोण हर युवा उद्यमी के लिए प्रेरणा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अश्विनी सर के लिए। और अब वह क्षण है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब मैं आपको इनवाइट करती हूँ हमारे माननीय रेल मंत्री, आईटी मंत्री, जो के साथ आप तकनीक और नवाचार को भारत की प्रगति से जोड़ने वाले एक दूरदर्शी नेता हैं सर आप। आज हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप आइडियाथॉन और स्किल सेंटर जैसी पहल को विचार साझा करें। बहुत धन्यवाद। कुछ वर्षों पहले जब ये स्किल सेंटर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तब यहाँ आना हुआ था। अच्छा लगा था तब भी देखकर कि कितना बड़ा एक विजन है, किस भावना के साथ, किस प्लानिंग के साथ इस केंद्र का विकास किया जा रहा है। और आज जब इसको संपूर्ण रूप में देखा, बहुत आनंद आया। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रकाश चंद जी भाई साहब को। आपने अनवरत प्रयास किए और एक एक पत्थर पर, एक एक कोने में आपका सिग्नेचर दिखाई देता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे बड़े भाई डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा जी को। जिस तरह से आप शिक्षा, जिस तरह से पूरे प्रदेश में उप मुख्यमंत्री पद और पद से भी बड़ी आपकी गरिमा, जिस भावना के साथ आप राजस्थान का विकास कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अभिनंदन। मैं मेरे केंद्र सरकार में साथी रहे कर्नल साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो शब्दों को आज इन्होंने उकेरा है। एक अद्भुत, मेरे पास तो वैसे शब्द नहीं है, मैं टेक्नोलॉजी टाइप का आदमी हूँ, मैं इनको माइक्रो कंट्रोलर समझा सकता हूँ। जो शब्द आपने लगाए हैं बहुत अच्छे शब्द हैं, बहुत आनंद आया। और जिस तरह से कर्नल साहब का काम है, केंद्र में भी बहुत प्रसिद्धि आपने पाई, कई नई पॉलिसीज़, कई नए इनिशिएटिव्स लिए। उन इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाने का हमारा दायित्व आज हाथ में है। आप यहाँ पर भी राजस्थान के लिए भी ऐसे ही अच्छे काम करें। जो केंद्र की तरफ से जहाँ पर भी सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, आपके छोटे भाई की तरह मैं यहाँ पर हमेशा उपलब्ध रहूँगा। मैं निशांत भाई को भी बहुत बधाई देना चाहूँगा। आईआईटी मुंबई, बहुत अच्छा आपका बैकग्राउंड, और जिस तरह से इन्होंने आज एक्सप्लेन किया बहुत अच्छा लगा। क्यों ना हम मिलके एक वाई कॉम्बिनेटर जैसा यहाँ बनाएं। वाई कॉम्बिनेटर एक ऐसा सिस्टम है यूएस में, सिलिकॉन वैली में, जिसमें स्टार्टअप्स को एक बहुत मेथोडिकल वे से मेंटोरशिप मिलती है। और स्टार्टअप्स को अगर मेंटोरशिप मिले तो उसमें बहुत सारे आगे बढ़ने के प्रयास सक्सेसफुल हो पाते हैं। जैसे आज अभी रेलवे के जिस कॉन्सेप्ट को तन्मय और चारू लेके आए थे, अच्छा लगा देख के। अगर ये प्रेजेंटेशन तक ही रह जाता तो शायद एक बहुत अच्छा पौधा बीज तक ही सीमित रह जाता, लेकिन आज एक अच्छा मौका मिला। जनरल मैनेजर साहब है यहाँ पर, आज वो आपको एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे जिससे कि आप उस कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सको प्रोडक्ट की तरफ। तो वाई कॉम्बिनेटर में इस तरह का कॉन्सेप्ट है जिसमें स्टार्टअप्स, आइडिया देने वाले और मेंटोरिंग के लिए और वेंचर कैपिटल सब मिलके एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं लघु उद्योग भारती के साथ और निशांत जी के साथ और राज्य सरकार के साथ, कर्नल साहब आपके साथ मिलके हम लोग एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं जिसमें जयपुर में एक इस लेवल का इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट कर सके।
वो अपना एक प्रयास रहे। मैं श्री योगेंद्र शर्मा जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में लघु उद्योग भारती का क्या काम हो रहा है वो बताया, और बहुत ही सुंदर कविता के द्वारा राणा साहब ने जो कहा, मुझे पता चला कि हर हफ्ते एक कविता लिखते हैं, तो कविता का आनंद हमें भी मिले तो अच्छा है। बहन मंजू जी को, जिनके पिताजी ने भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को गढ़ा, वैसे बहन मंजू जी जो हमेशा स्नेह रखती है, पार्लियामेंट में हो पार्लियामेंट से बाहर, हमेशा आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे बहुत ही ऊर्जावान विधायक गोपाल जी शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई नरेश भाई, बहुत सारे साथी हैं जिनको मैं जानता हूँ, सबका नाम एक एक करके नहीं बोलता हूँ। रेलवे के और आईटी और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अधिकारियों का भी बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है। साथियों, मैं अपनी बात 3 विषय रखूँगा और करीब 20 मिनट का आपका समय लूँगा। सबसे पहले साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो एक बहुत बड़ा देश के लिए फैसला लिया है, उसके लिए हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को साधुवाद दें। बहुत जोश के साथ, तालियां बजा के, करतल ध्वनि के साथ जीएसटी में अभूतपूर्व कमी करके ऐसा बड़ा निर्णय जो शायद आज़ादी के बाद में टैक्स सिस्टम में इतना बड़ा निर्णय कभी नहीं लिया गया था, वो निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया। और 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में दैनंदिन उपयोग की, डेली यूज़ में आने वाली चीज़ों का, चाहे सुबह की टूथब्रश से चालू हो या घर में उपयोग में आने वाले टीवी, छोटी कार, स्कूटी, हमारे स्टूडेंट्स के लिए काम में आने वाली चीज़ें। अभी एक स्टार्टअप हेल्थ केयर की बात कर रहे थे, तो हेल्थ केयर से संबंधित वस्तुएं, सब वस्तुओं में एक बहुत सिग्निफिकेंट कमी आएगी उनके दाम में, सस्ती होंगी चीज़ें। हमारे घर में, हमारे घर का बजट, विशेषकर जो हमारे होम मेकर्स हैं, गृहिणियों का बजट बैलेंस होगा। ऐसा इतना बड़ा फैसला लिया है, इस फैसले के लिए आप सबका अभिनंदन। एक और बड़ा फैसला साथियों, एक और बड़ा फैसला अभी हाल ही में पार्लियामेंट के सेशन के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया, जिससे कि हमारे बहुत करोड़ों परिवार बचेंगे। और खासकर जो नौजवान ऑनलाइन मनी गेमिंग के प्रलोभन में आकर अपने जीवन की जितनी बचत थी, अपने परिवार की बचत को खो बैठते थे, और ऐसे हजारों केस हुए जिसमें पूरे के पूरे परिवार सुसाइड कर बैठे। ऐसे बड़े एक समाज में पैदा होने वाले विकृति को समाप्त किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बोल्ड डिसीजन लेके ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया। उसके लिए भी समाज की तरफ से, पूरे राजस्थान की तरफ से, पूरे देश की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। साथियों, इन 11 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, डिजिटल और तकनीक के विषय में हम सब जानते हैं कि किस तेजी से देश ने प्रगति की है। जो देश हमसे काफ़ी बड़ी मात्रा में समृद्ध है, वो देश भी आज भारत की बहुत सारी तकनीक को आश्चर्य के साथ देखते हैं। अभी हाल ही में डेढ़ वर्ष के पहले की बात है, जर्मनी के डिजिटल मिनिस्टर आए। उन्होंने यूपीआई के बारे में, पेमेंट सिस्टम के बारे में सुना था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि ये पेमेंट सिस्टम कैसे बना, क्या बना। तो मैंने उनको पहले कहा कि आप पहले भी इसका जाके मार्केट में जाके इसका अनुभव करके आइए, उसके बाद में मैं आपके साथ में इसकी चर्चा करूँगा। गए मार्केट में, एक सब्जी की दुकान पे पहुँचे। सब्जी की दुकान पे पहुँच के उन्होंने, जो उनके साथ में सहयोगी थे, उनसे मोबाइल फ़ोन लिया और मोबाइल फ़ोन से उन्होंने एक शायद सब्जी का कुछ मात्रा खरीदी और हाथों हाथ पेमेंट किया मोबाइल से। इतने आश्चर्यचकित हुए वो जब उन्होंने पूरे सिस्टम की सिंप्लिसिटी को देखा। फिर उन्होंने पूछा कि ये कैसे संभव हो पाया। जब चर्चा चली तब मैंने उनको बताया कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं
कि हमें टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना है, टेक्नोलॉजी को जन जन के हाथ में पहुंचाना है। टेक्नोलॉजी केवल कुछ बड़ी कंपनियों के हाथ में फंस कर न रह जाए और जन जन के उपयोग में आए और हमारे नौजवानों को, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, सबको इसकी अपॉर्चुनिटी मिले। वो भावना हमेशा प्रधानमंत्री जी ने दी है, वो भावना मोदी जी ने दी है और उसको वो कहते हैं टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना। तब जर्मनी के डिजिटल मिनिस्टर को उनको लगा कि कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 11 वर्ष पहले मोबाइल फ़ोन केवल हमको इंपोर्ट करना पड़ता था। इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने उपकरण हैं इंपोर्ट किए जाते थे। घर में उपयोग में आने वाली चीज़ें विदेश से लानी पड़ती थी। मोदी जी ने स्वदेशी और आत्मनिर्भर का एक ऐसा मंत्र दिया जिसके कारण आज आईफोन 17 अभी रिलीज हुआ ना, हुआ रिलीज, जानकारी है? कितने लोगों को जानकारी है? देखें, बाप रे, सभी को जानकारी है। आईफोन की इम्पोर्टेंस तो है। इस बार आईफोन 17 कहाँ बना है? इंडिया में। कहाँ बना है दोस्तों? कहाँ बना है? भारत में। ये संभव हो पाया आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के बहुत बड़े संकल्प से। और वो आज विश्व भर में चर्चा का विषय बना है। लोग कहते हैं कि हमारे विपक्ष के राजनीति में पक्ष विपक्ष होता है, अच्छा काम करे तो पक्ष और विपक्ष दोनों को सराहना करना चाहिए। लेकिन विपक्ष के लोग आज भी कहते हैं कि ये तो स्क्रू ड्राइवर असेंबली का काम है। उनको जाके देखना चाहिए कितनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है। जब मैं गया था आईफोन बनाने वाली फैक्ट्री में, एक बिटिया ने जो काम करती है उसने मुझे एक इसके फ़ोन के पीछे का जो ये मेटल वाला पोर्शन है, इस मेटल वाले पोर्शन को उसने मुझे समझाया कितना बारीकी से काम होता है। और फिर वो स्टील का एक क्यूब मेरे पास ऑफिस में पड़ा है, काश में लेके आता। आप उस स्टील के क्यूब को अगर देखोगे तो आपको लगेगा नहीं कि उसके अंदर कट है कोई, उसके अंदर कोई मशीन से बना हुआ पूरा कट है। इतना बारीक, इतना फाइन काम है। लेकिन उस क्यूब को अगर खोलो तो उसके 8 हिस्से बन जाते हैं और यूं आंख से देखने पे लगता भी नहीं कि वो एक सॉलिड क्यूब है या उसके 8 हिस्से। इतना फाइन काम, इतना बारीक काम इन सब फैक्ट्रीज में होता है। तो ये सब संभव हो पाया क्योंकि एक बहुत तरीके से, सुनियोजित तरीके से, बहुत सोच समझ के, बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से इस इंडस्ट्री को डेवलप किया गया। आज ये इंडस्ट्री 11.5 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन चुकी है और इसमें 25 लाख लोगों को इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार मिल रहा है। और स्टेप बाय स्टेप पहले फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, फिर उसके कंपोनेंट्स। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम बनाई है, उसमें जो एप्लीकेशंस आई हैं साथियों, आप जानकर हैरान होंगे। 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में आने के लिए एप्लीकेशंस आई है। 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, लाखों रोजगार उससे सृजन होगा। और एक देश में एक नया इकोसिस्टम बनेगा जिसमें न केवल हम भारत की ज़रूरतें पूरी कर सकेंगे बल्कि हम दुनिया भर में इन प्रोडक्ट्स को पहुंचाने लगेंगे। और जो दशकों से देश का हर टेक्नोलॉजी से जुड़ा व्यक्ति जिसका स्वप्न था, वो संकल्प भी हाल ही में पूरा हुआ। कौन सा संकल्प? हमारे टेक्नोलॉजी वाले साथी कोई बता सकेंगे? सेमीकंडक्टर की चिप भारत में बनने लगी। 1960 से ये प्रयास था, 1960 से प्रयास था। लेकिन मोदी जी का स्पष्ट विजन, स्पष्ट नीति, लेजर शार्प फोकस, उस काम से, उस कारण से आज ये संभव हो पाया। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मेरा एक छोटा सा निवेदन है,
लघु उद्योग भारती से, माननीय प्रकाश जी भाई साहब से, क्या हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का इस लघु उद्योग भारती के सेंटर में बहुत अच्छा एक ट्रेनिंग का कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं? आपकी अनुमति मिल गई। हम यहाँ पर एक संकल्प लेते हैं, आज बड़ा संकल्प लेते हैं, कर सकते हैं? बड़ा संकल्प लेते हैं कि हम 5000 नौजवानों को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेनिंग देंगे अपने लघु उद्योग भारती। कठिन कार्य नहीं है, कठिन कार्य नहीं है। एक साथ सबके सब अगर संपूर्ण मनोभाव के साथ, अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करेंगे, मैं और कर्नल साहब मिलके इसकी रूपरेखा बनाएंगे और फिर माननीय प्रकाश जी के पास आएंगे हम लेके, और इस समय चाहे लगे 2 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन अच्छे तरीके से, जिसमें कि जो नौजवान यहाँ से ट्रेनिंग ले उनको सबसे अच्छे अवसर मिले, ऐसा हमारा प्रयास रहे। साथियों, रेलवे के लिए राजस्थान में जिस तरह का काम अभी हो रहा है, मैं सबसे पहले उसके लिए राजस्थान सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी के राजस्थान में रेलवे के विकास के सपने को पूरा करने में राज्य सरकार का बहुत अच्छा योगदान मिल रहा है। और जिस तरीके से राज्य सरकार ने हर स्टेप में राजस्थान में मदद की है, सहयोग दिया है, इसके लिए मैं सभी राज्य सरकार के और राजस्थान के सभी अधिकारियों को, सभी विधायकों को, माननीय मंत्रियों को, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रियों को, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मोदी जी ने जो राजस्थान के लिए रेलवे के विकास के लिए मात्र पहले, जहाँ 2014 से पहले जब प्रधानमंत्री जी ने देश की बागडोर संभाली, उससे पहले राजस्थान को मात्र 682 करोड़ रुपए मिलते थे देश पूरे साल भर के बजट के तौर पे। इतना बड़ा प्रदेश है, यहाँ की ज़रूरतें और विशेषकर बॉर्डर एरिया इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस बन जाती है। आज मोदी जी 9,960 करोड़ रुपए दे रहे हैं राजस्थान के। ये इतना बड़ा 14 गुना जो उन्होंने बजट बढ़ाया, उसका लाभ राजस्थान को मिल रहा है। आज अपने प्रदेश में, राजस्थान में 55,452 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स आज यहाँ पर हो रहे हैं। 452 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स राजस्थान में आज अंडर एग्जीक्यूशन है। 55,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट राज्य में होना, उसका लाभ सब जगह दिखाई देने लगा है। इन 11 वर्षों में 3,815 किलोमीटर नए ट्रैक बनाए गए। 3,815 किलोमीटर नए ट्रैक बनाने का मतलब डेनमार्क जैसा जो समृद्ध देश है, उसका पूरा नेटवर्क, उससे ज़्यादा रेलवे ट्रैक अपने राजस्थान में इन 11 वर्षों में बने। अभी 85 स्टेशंस का कंप्लीट पुनर्निर्माण, नवनिर्माण चल रहा है अमृत स्टेशन के माध्यम से। आप सबने देखे होंगे स्टेशन जगह जगह टोटली नए तरीके से बन रहे हैं। बड़ा काम है। आज विश्व में सबसे बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम भारत में चल रहा है और इसमें बहुत मेहनत लगेगी, बहुत सहयोग लगेगा, जन जन का भी सहयोग लगेगा, यात्रियों का भी, जनता का भी, राज्य सरकार का, और जिस शहर में बन रहा है या जिस कस्बे में स्टेशन बन रहा है, वहाँ के निवासियों का सहयोग भी लगेगा। फ्रेट कॉरिडोर राजस्थान का हिस्सा कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है और अब 4 वंदे भारत पहले से चल रही थी, 2 और वंदे भारत राजस्थान में जुड़ेगी। एक तो जोधपुर से दिल्ली और दूसरी बीकानेर से दिल्ली। जोधपुर और बीकानेर के सभी साथियों को, निवासियों को, नागरिकों को बहुत बहुत आप सबका अभिनंदन।
और जिस अपेक्षा के साथ आपने वंदे भारत का इंतज़ार किया है वही अच्छी सर्विस आपको भी मिलेगी। साथ ही साथ जयपुर में 2 स्टेशन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, जयपुर का स्टेशन और गांधीनगर। मेरा एक और विचार भी था जो मैं आप सबके सामने रखूँगा, आपका जैसे मार्गदर्शन मिलेगा उसके हिसाब से काम करेंगे। शहर में अलग अलग स्टेशन का नाम अगर मेन शहर का नाम रखे तो उस स्थान का गौरव कई गुना बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए खातीपुरा है, अगर इसको हम जयपुर खातीपुरा बोले तो खातीपुरा का एक अलग गौरव बनता है। जैसे गांधीनगर है, अगर हम उसको जयपुर गांधीनगर बोलें तो जनता में भी ये कन्फ्यूजन दूर होता है कि ये गांधीनगर गुजरात का है या राजस्थान का है, तो एक स्पष्टता आती है। तो मैं जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विशेषकर आप सभी MLAs MPs के साथ अगर आप बैठक करें, कोई भी आप में से जो भी या मंजू दीदी अगर आप ये जिम्मेदारी लें, सभी की बैठक करके एक बार अगर आप लोग आपस में चर्चा करें और जो हमारे यहाँ पे कॉमर्स है, उद्योग है और जितनी भी समाज की संस्थाएं हैं उनके साथ चर्चा करें अगर, और वो अगर आपको ठीक लगे तो फिर नाम में इस तरह का एक नया प्रयोग करेंगे। राजस्थान से नई शुरुआत हो, ये अच्छा लगेगा, जयपुर से नई शुरुआत हो, अच्छा लगेगा। तो इसमें मैं आपका इंतज़ार करूँगा, आपकी जो भावना होगी उसी के हिसाब से करेंगे। ये कोई ऊपर से थोपने वाली बात नहीं है, जो जनता को पसंद आए वही करना चाहिए, ये डेमोक्रेसी का हमारा प्रारूप है। और मैं शेष बात कहूँगा, खातीपुरा में बहुत बड़ा हमारा मेगा मेंटेनेंस फैसिलिटी का निर्माण हो रहा है जयपुर खातीपुरा में, जहाँ पर कई तरह की गाड़ियों का मेंटेनेंस होगा, उससे नए अवसर भी मिलेंगे, कई तरह की उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी खुलेगी। उसके लिए भी सभी जयपुर के निवासियों का अभिनंदन। और एक नया प्रयास अभी करने जा रहे हैं आज, हमारे जैसलमेर की कनेक्टिविटी का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जैसलमेर को कनेक्ट करने के लिए, और चूंकि वहाँ पे बहुत बड़ी समृद्ध विरासत है जैसलमेर की, बड़ा इतिहास है, बॉर्डर एरिया है, इसलिए आज मैंने जनरल मैनेजर साहब को रिक्वेस्ट किया है कि आप जैसलमेर से दिल्ली ओवरनाइट एक्सप्रेस, इसकी एक व्यवस्था पूरा देखें, स्टडी करें। अगर वो फिजिबल होती है तो जैसलमेर से दिल्ली भी एक नई व्यवस्था करेंगे, एक नई गाड़ी की शुरुआत। तो साथियों, आप सबके साथ जो ये पल बीते इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विशेष साधुवाद देना चाहूँगा हमारे स्टार्टअप्स को, नौजवानों को, जिस कॉन्फिडेंस के साथ बच्चे आज यहाँ प्रेजेंटेशन किए, वाकई काबिल तारीफ़ है। तो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया जीते, और जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं भी किया लेकिन एक अच्छी थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़े, एक बार उन सब के लिए जोर से ताली दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुधीर जी गर्ग, अध्यक्ष सर, मैं आपको भी इनवाइट करती हूँ। के लिए भी एक बार जोरदार तालियां इन तीनों इवेंट के लिए। स्टोन मार्ट, इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर गुवाहाटी, इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर भिवाड़ी की शुरुआत करने, जिससे कि जैसलमेर की समृद्ध विरासत और लोगों तक सभी को जैसलमेर तक पहुंचने का एक अच्छा साधन मिले, कनेक्टिविटी मिले, उसका भी एक नया प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी निर्णय लिया गया कि लघु उद्योग भारती के साथ मिलकर 5000 नौजवानों को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम आरंभ किया जाएगा। जयपुर के सभी निवासियों से एक निवेदन भी किया है आज कि जयपुर में हमारे बहुत सारे जो स्टेशंस हैं, उन स्टेशंस के नाम में क्या हम जयपुर नाम जोड़ें, जिससे कि बाहर से आने वाले यात्रियों को
उनको भी एक जान के आसान अच्छे तरह से जान सके। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे गांधीनगर है तो क्या उसे जयपुर गांधीनगर का नाम दिया जाए, जिससे कि गांधीनगर ये गुजरात का है या राजस्थान का है वो स्पष्ट हो सके। जैसे खातीपुरा है तो क्या उसका नाम जयपुर खातीपुरा करना चाहिए क्या? तो मैं जयपुर के जितने भी नागरिक हैं उन सब से निवेदन भी करूंगा, जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करूंगा, आप लोग बैठ के एक बार तय करें, निर्णय करें, और जो आपका निर्णय होगा वही फाइनल निर्णय होगा, उसको लेके आगे चलेंगे। इसके साथ ही साथ एक और निर्णय आज लिया गया कि राज्य सरकार के साथ मिलकर एक अच्छा इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप्स के लिए, स्टार्टअप्स को मेंटोरशिप मिल सके, लोग समझाने वाले मिले, स्टार्टअप्स को जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके साथ जोड़ने का एक माध्यम बने, स्टार्टअप्स को अपने कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा शार्प करने के लिए, फाइन करने के लिए जो सुविधा चाहिए होती वो मिले, उसकी भी एक कल्पना आज रखी गई है इस मीटिंग के दौरान। उसमें राज्य सरकार के साथ मिलकर, भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर दोनों काम करेंगे और आने वाले कुछ महीनों में ये कॉन्सेप्ट आप सबके सामने लेके आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। अब वो पल है जिसका सभी को इंतजार था, स्पेशली जो हमारे स्टार्टअप्स अभी आए थे। स्टार्टअप 2025 के विजेताओं की घोषणा का और सम्मान करेंगे। पहले मैं यशी गुप्ता SRN इंटरनेशनल साइनो को बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। इन्होंने 3rd पोजीशन सिक्योर करी है और सभी माननीय अतिथि से अनुरोध करती हूँ कि इनका कैश प्राइज 25,000 रुपये इनको सम्मानित करेंगे और आपके लिए बहुत गर्व की बात है। और मेंबर ऑफ जूरी जो हम यहाँ स्किल सेंटर के हैं, अजय जी, तरुण जी, वैशाली जी, सुनीता जी, आप आए और इन बच्चों को दूसरे स्थान पे है पेल्वी फिट रुतिका संदेश तांबोली मुंबई से। तो मैं रोहित जी और गिरीश जी सर उनको भी आमंत्रित करती हूँ और मैं खुद भी आ रही हूँ क्योंकि मैं भी मेंबर ऑफ जूरी थी। एक मैडम और अब हमें बहुत गर्व हो रहा है फर्स्ट विनर को अनाउंस करते हुए मैक सेफ बाय तन्मय व्यास। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। और बहुत हर्ष की बात है क्योंकि क्या चारू वैष्णव जी भी, बहुत गर्व की बात है कि आज आपको सर से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपको आगे प्रोजेक्ट प्रोटोटाइप करने का मौका मिलेगा। अखिल भारतीय राष्ट्रपिता भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री वैष्णव जी